Now question number 17. It is find relationship between A and B so that the function f defined by fx is equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3 and bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equal to 3. मीन्स आपको बोला गया है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 और आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन a एंड b. ओके, तो नंबर 17 के लिए सबसे पहले f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब limit x tends to 3 minus fx, that is left hand limit, right hand limit x tends to 3 plus f of x and f of 3, ये तीनों इक्वल होंगे. अब लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, इसका मतलब हम अप्रोच कर रहे हैं x की 3 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, बराबर. x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 3 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, दैट इज x इज लेस देन 3 and if x is less than 3 then fx is ax plus 1, so it is a into x plus 1 now is equal to, अब आपको 3 की तरफ अप्रोच करना है फ्रॉम राइट साइड, बराबर. तो अगर आप 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड तो 3 प्लस, दैट इज x इज मोर देन 3 एंड इफ x इज मोर देन 3 then fx is bx plus 3 and f of 3 तो इक्वल टू 3, डेफिनेशन है ax plus 1, तो a यहाँ पर x की वैल्यू 3 प्लस 1 हो जाएगा. फर्स्ट में अगर हम लिमिट का यूज करते हैं एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, जो एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस bx प्लस 3 है उनका हो जाएगा 3b प्लस 3 और ये 3a प्लस 1 है जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो सेकेंड टाइम नहीं लिखते, बराबर. यहाँ से मिल जाएगा 3a माइनस 3b is equal to 3 minus 1, that is 3a minus 3b is equal to 3 minus 1 मतलब 2, and therefore if we divide by 3 then we get a minus b equal to 2 by 3. This one is relation between a and b. okay, या तो आप a equal to b plus 2 by 3 भी लिख सकते हैं. अब आते हैं नंबर 18 पर. नंबर 18 में आपको दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा is the function defined by fx is equal to lambda times x square minus 2x if x less than or equal to 0 and for x plus 1 if x greater than 0 continuous at x equal to 0. ओके, मीन्स ऐसी कौन सी वैल्यू है लैम्बडा की जिससे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट 0 अगर पॉसिबल है तो. ओके, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं एट 0. तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, दैट इज हम 0 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो कुछ ऐसे ये है 0, लेफ्ट साइड से हम टेंडिंग कर रहे हैं मीन्स x इज लेस देन 0 and if x is less than 0 then fx is defined as lambda times x square minus 2x. अब यहाँ पर अगर हम लिमिट का यूज करें तो हमको मिल जाएगा लैम्बडा 0 माइनस 0 दैट इज 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 0 है फॉर 0. नाउ राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f of x is equal to limit
x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड 0 प्लस, इसका मतलब हमारा जो x है वो मोर देन 0 होगा। तो फॉर्मूला इज, या तो f इज डिफाइंड एज 4x प्लस 1। तो 4 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पर अगर हम लिमिट का यूज करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 आया है, राइट हैंड लिमिट 1 आया है, तो ये डिफरेंट है बराबर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x is not same as लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f of x। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता फॉर एनी लैम्बडा बराबर। तो देयरफॉर फॉर एनी लैम्बडा function for any lambda function f cannot be continuous, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं f is discontinuous for every lambda बराबर। कोई भी लैम्बडा यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सके। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट वन। एट वन कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, तो इसको रफ कर देते हैं। और फिर 1 पे कंटिन्यूटी हमें देखना है। ओके, तो फॉर दैट लिमिट ये 18 का ही चल रहा है, बट एट 1 के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। अब यहाँ पर हमने सीधा x टेंडिंग टू 1 लिखा है, ओके, बिकॉज x टेंडिंग टू 1 इसका मतलब है हम x की वैल्यू लेफ्ट एंड राइट से अप्रोच करेंगे नियर टू 1 दैट इज 1 माइनस h, 1 से लेफ्ट एंड 1 से राइट। बट ये दोनों केस में जो आपका x रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। दैट्स व्हाई वी हैव fx एज अ 4x प्लस 1। तो लेफ्ट एंड राइट अलग से नहीं लिखा, सीधा लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 1। so it is a limit x tending to 1, fx is now 4x plus 1। अगर आप लिमिट का यूज करेंगे तो मिल जाएगा 4 into 1 plus 1, and so it is 4 plus 1 5। now f of 1, so f of 1 here number is greater than 0 because definition less than equal to 0 and x greater than 0 के लिए है, तो जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, तो f of 1 हो जाएगा 4 into 1 plus 1 that is 5। okay, so limit x tending to 1 f of x is equal to f of 1। okay, तो यहाँ पर हमको मिल चुका है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो therefore f is continuous at x equal to 1। अगर हम लैम्बडा का यूज करना चाहे तो फंक्शन इज, क्योंकि लैम्बडा के ऊपर इसका कंटिन्यूटी डिपेंड ही नहीं करता, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 1 फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू आर। जो आपको 0 पे दिया गया था, तो 0 के लिए ऐसा कोई लैम्बडा हमको नहीं मिला जिससे वो फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बना सके एट 0, और यहाँ पर एट 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी लैम्बडा बराबर, क्योंकि ये इसकी कंटिन्यूटी लैम्बडा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है। so this one is our number 18। now next one, and it is show that the function defined by gx is equal to x minus
greatest integer part of x is discontinuous at all integral points. ओके तो 19 सबसे पहले तो हमको जो फंक्शन दिया गया है वो gx है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल। तो यहाँ पर तो हमारा जो x है वो बिलोंग्स टू r होगा। सबसे पहले हम एक इंटीजर सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट a belongs to z be any number। ये हमने एक इंटीजर सिलेक्ट कर लिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं एट a, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस f of x, that is limit x tending to a minus fx दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब x टेंडिंग टू a माइनस, इट मीन्स x टेंडिंग कर रहा है a की तरफ फ्रॉम लेफ्ट, so it is less than a, but if it is less than a then it is between a minus 1 and a, because हम a माइनस जब बोलते हैं तो एक बहुत ही स्मॉल नंबर माइनस करते हैं फ्रॉम a, so definitely it is between a minus 1 and a। और इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा a minus 1। ओके तो अगर हम लिमिट का यूज करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा a माइनस 1, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मिल जाएगा 1। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट एट a, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f of x is equal to limit extending to a plus x minus ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पर x टेंडिंग टू a प्लस मतलब हम x की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, तो अगर आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो a से प्लस, a से थोड़ा ज्यादा, तो इट इज a इज लेस देन x, बिकॉज a में समथिंग ऐड करने पर आपको x मिलेगा। बहुत छोटा नंबर हम ऐड करेंगे, तो अगर आप बहुत ही छोटा नंबर ऐड करेंगे तो ये जो x है वो बिटवीन a एंड a प्लस 1 होगा। और अगर नंबर बिटवीन a एंड a प्लस 1 है और ये a इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x हो जाएगा a। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा a माइनस a इक्वल टू 0। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस f of x is not same as limit extending to a plus f of x, and therefore f is discontinuous, for all a belongs to z, because हमने जब सिलेक्ट किया था तो a belongs to z एनी नंबर था, तो आप कोई भी इंटीजर लेते हो इसके ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके नाउ नंबर 20, and 20 is the function defined by fx is equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x equal to pi। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पाई। जो फंक्शन का डेफिनेशन दिया गया है वो यूनिफॉर्म है, बराबर। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई, क्योंकि आप पाई की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट या राइट, आपको दोनों बार fx का फॉर्मूला एक ही यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई fx, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेफिनेशन चेंज नहीं करते, यूनिफॉर्म डेफिनेशन अगर लेते हैं
तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को कंबाइंडली लिख देते हैं एज अ लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई डायरेक्टली. ओके, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, here fx is x square minus sin x plus 5, so it is pi square minus sin pi plus 5, which is pi square minus sin pi is 0 plus 5, so it is pi square plus 5. Now f of pi means function की value at pi square minus sin pi plus 5, तो pi square sin pi is 0 plus 5, that is pi square plus 5, and so limit x tending to pi, f of x is equal to f of pi, so we can say f is continuous at x equal to pi. बराबर, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है at pi. Next is number 21, and 21 में आपको दिया गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस: a sin x plus cos x, b sin minus cos, and c sin into cos. एंड 22 भी इसमें कंबाइनली कर लेंगे हम. ओके, तो सबसे पहले 21 के लिए अब हम एक चीज जानते हैं, इफ g is continuous, if function g is continuous and another function h is also continuous, then g plus h, g minus h, g into h, g upon h, that is division, provided h x not equal to 0 आर कंटिन्यूअस. इसका मतलब अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि g एंड h कंटिन्यूअस है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो यहाँ पर हम पहले क्या प्रूव करेंगे, साइन कंटिन्यूअस है, कॉस कंटिन्यूअस है, और उसके बाद तीनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे. तो सबसे पहले एक g ऑफ x लिख देते हैं sin x और प्रूव कर देते हैं साइन कंटिन्यूअस है. अब साइन का डोमेन क्या होता है, तो साइन का डोमेन होगा r, तो x बिलोंग्स टू r, तो लेट c बिलोंग्स टू r बी एनी नंबर. अब हम प्रूव करेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c, और c एनी नंबर है, तो अगर फंक्शन c पे कंटिन्यूअस है तो ऑन r कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो लिमिट x tending to c, g of x, that is limit x tending to c, g of x मतलब sin x. अब ये जो sin x को कंटिन्यूअस प्रूव करना है उसके लिए हम दो चीज का यूज करेंगे. एक होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, sin 0 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर sin h लिख देते हैं पहले, sin h इक्वल टू 0 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h इक्वल टू 1. ये दो जो इंफॉर्मेशन है उसका हम यूज करेंगे. ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू c है, अगर हम सपोज कर लेते हैं लेट x minus c is equal to h, it means x is equal to c plus h. now x tending to c, ओके, जो आपका x है वो टेंडिंग कर रहा है c की तरफ, एंड implies
h टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, बिकॉज जैसे जैसे x एंड c एक दूसरे के नजदीक आएंगे वैसे वैसे उनका जो डिफरेंस है वो टेंडिंग करेगा 0 की तरफ। तो इज इक्वल टू लिमिट, अब x टेंडिंग टू c की जगह पर हो जाएगा h टेंड्स टू 0, साइन x की प्लेस पर हो जाएगा c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर हम यहाँ पर इसको फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं तो साइन c cos h प्लस cos c साइन h, यहाँ से मिल जाएगा साइन c लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h प्लस cos c, बिकॉज लिमिट टेंडिंग कर रही है 0 की तरफ, h टेंड्स टू 0 तो उसमें साइन c कांस्टेंट होगा और यहाँ पर cos c कांस्टेंट होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h, इट गिव्स sin c h टेंडिंग टू 0 cos h, जो मैंने बताया कि 1 होता है, एंड प्लस cos c लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h, वो 0 होता है तो यहाँ से आपको मिल चुका है sin c। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू c sin x इज इक्वल टू sin c एंड sin c इट इज g ऑफ c। तो हमने प्रूव कर लिया है sin इज कंटिन्यूअस। ओके, so therefore g of x is equal to sin x is continuous for all c belongs to R। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जो कि cos है, तो लिख देते हैं hx is equal to cos x। अब cos का भी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर भी इसको जनरल में प्रूव कर लेंगे, लेट c बिलोंग्स टू R बी एनी नंबर। Now limit x tending to c hx, that is limit x tending to c cos x, जैसे हमने फर्स्ट में सपोज किया था ऐसे ही x माइनस सी इज इक्वल टू एच सपोज कर लेंगे, तो x हो जाएगा c प्लस एच, और फिर लिमिट भी हमने दिखाया हुआ है तो यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ x की प्लेस पर हो जाएगा c प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos c इंटू cos h माइनस sin c इंटू sin h। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो cos c कांस्टेंट हो जाएगा, तो cos c लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h माइनस sin c लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h, यहाँ से मिल जाएगा हमको cos c इंटू 1 माइनस sin c इंटू 0, so it is cos of c, और हमारा hx दिया गया था cos x, तो ये जो cos c है वो क्या हो जाएगा h of c। इट मीन्स hx is equal to cos x is continuous for all c belongs to R। ओके, तो जैसे मैंने बोला था कि हम दो फंक्शन दिए गए हैं साइन एंड कॉस, और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा हमने प्रूव कर लिया है। और फिर हम जानते हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वो सब भी कंटिन्यूअस होगा। तो अब हमारे तीनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे।
ओके, तो therefore gx is equal to sin x, एंड ये मैंने वापस लिख दिया है, hx equal to cos x are continuous for all x belongs to R, and so sin x plus cos x is continuous for all x belongs to R. Sin x minus cos x is continuous for all x belongs to R. Third, sin x into cos x is continuous for all x belongs to R. ओके इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ए बी सी तीनों में से एक भी सम दिया, मान लो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव sin x माइनस cos x इज कंटिन्यूअस, तो आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले प्रूव करना है साइन कंटिन्यूअस है, फिर आपको प्रूव करना है कॉस कंटिन्यूअस है, और फिर आपको लिख देना है कि साइन कंटिन्यूअस है, कॉस कंटिन्यूअस है, देयरफॉर साइन माइनस कॉस कंटिन्यूअस है। अगर आपको क्वेश्चन किया गया है प्रूव साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, ये तीनों साथ में किए मैंने, अगर एक एक ही क्वेश्चन दिया जाता तो भी हम ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले प्रूव करो साइन कंटिन्यूअस है, फिर आप प्रूव करो कॉस कंटिन्यूअस है, और फिर लिख दो कि साइन कंटिन्यूअस है, कॉस कंटिन्यूअस है, देयरफॉर साइन इनटू कॉस कंटिन्यूअस है। तो ये तो हमारा 21 हो गया, इससे में मेरे लिए 22 भी हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, देखो ये हमने कॉस कंटिन्यूअस है ऐसा प्रूव किया, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है वो कोसाइन कंटिन्यूअस है। इसके बाद आपको एक और दिया गया है कोसिकेंट, दैट इज कॉसेक, बराबर। अब आपको कॉसेक प्रूव करना है, तो कॉसेक प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉसेक मतलब क्या होता है, 1/sin। तो देखो हमने ये साइन प्रूव किया है, तो साइन कंटिन्यूअस है, therefore 1/sin is continuous provided sin x not equal to 0, बराबर। साइन 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कॉसेक के डोमेन में ही होता है, r माइनस के पाए। एक और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है sec, तो sec मतलब क्या होता है, 1/cos। तो देखो हमने cos प्रूव किया है, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है कि भाई cos इज कंटिन्यूअस, आपको पहले प्रूव करना है cos कंटिन्यूअस है, और फिर लिखना है therefore 1/cos इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और फिर कोटेंजेंट दैट इज cot, तो cot मतलब क्या होता है, cos/sin। तो यहाँ पर आपको पहले प्रूव करना है cos कंटिन्यूअस है, ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है वो, इसके बाद आपको साइन प्रूव करना है, और फिर लिख देना है therefore cos/sin is continuous। तो ये 21 और 22 एक साथ मैंने किए हैं, सिर्फ आपको लिखना है अब जो जो मैंने बताया कि कोसाइन तो वो तो ऑलरेडी पूरा आपको ये ऐसे लिखना है, मतलब सेपरेटली इक्वेशन आएगा तब आपको ऐसे ही लिखना है साइन कंटिन्यूअस कोसाइन कंटिन्यूअस, और फिर तो यहाँ पर भी इस फॉर्म में कुछ लिखना है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 23, and 23 is find all points of discontinuity of f where fx equal to sin x upon x if x less than 0 and x plus 1 if x greater than equal to 0। तो सबसे पहले हम 23 में चले जाते हैं, और 23 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है कंप्लीटली ऑन आर, बिकॉज एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है वो डिफाइन ऑन आर है। तो कंटिन्यूटी या तो डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेट C belongs to R be any number। अब C belongs to R is any number, तो हो सकता है C less than 0 हो,
सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है सी ग्रेटर देन 0 हो, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर इसको डिसकंटिन्यूटी या तो कंटिन्यूटी में तकलीफ होगी तो 0 पे ही होगी, बट हम हर जगह पर कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो इफ सी लेस देन 0, if c less than 0 then f of c is sin c upon c। अब यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c f of x, तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। अब यहाँ पर आपका जो c है वो लेस देन 0 है, x टेंडिंग कर रहा है c की तरफ, तो x भी लेस देन 0 होगा, और अगर x लेस देन 0 है तो f of x क्या हो जाएगा sin x अपॉन x। तो यहाँ पर से मिल जाएगा साइन सी अपॉन सी, और सी ऑलरेडी 0 तो है नहीं, बट साइन सी अपॉन सी ये हमने देखा था क्या था, एफ ऑफ सी, एंड देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस फॉर सी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0। अगर सी ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा सी प्लस 1। अब फाइंड कर लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ x, तो x टेंडिंग कर रहा है c की तरफ और c ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो x भी ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि हम उसके नेबरहुड में रहते हैं, बराबर, x c के नेबरहुड में है, तो x भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा x प्लस 1। और अगर हम लिमिट का यूज करेंगे तो मिल जाएगा c प्लस 1, बट c प्लस 1 हमारे लिए f ऑफ c था, तो यहाँ पर भी हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी बता दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर सी ग्रेटर देन 0। अब आएगा एट 0, तो लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 के लिए अलग डेफिनेशन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब x टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, that is x is less than 0 and x is less than 0, then it is sin x upon x, and so our answer is 1. Okay, now on right hand limit, limit x tending to 0 plus f of x, तो is equal to limit x टेंडिंग टू 0 प्लस, मीन्स हम 0 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं राइट साइड से, तो x इज मोर देन 0, तो f ऑफ x इज x प्लस 1, f of x is x plus 1, so your answer is 0 plus 1, that is 1. Now f of 1 at 1 exactly 1, तो ये भी 0 plus 1 हो जाएगा, और 0 plus 1 equal to 1, तो function is continuous at 0 also, so f is continuous at x equal to 0। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर c लेस देन 0, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। जब हम ऐसे लिखते हैं f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस ऑन कंप्लीट डोमेन, दैट इज ऑन R। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 24 पर, एंड 24 में क्वेश्चन है इज एफ कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन दिया गया है इसका डोमेन R होगा, बिकॉज x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो सभी नंबर आ चुके हैं आपके। फंक्शन इज फ्रॉम R टू R। सबसे पहले लेट C बिलोंग्स टू R बी एनी नंबर, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो C नॉन जीरो है या तो फिर C इक्वल टू 0 है।
क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन दोनों के लिए एक ही डेफिनेशन दिया है। अब c नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट इज f ऑफ c? f of c is c square sin 1 upon c. Limit x tending to c fx, अब यहाँ पर जो आपका c है वो नॉन जीरो नंबर है और उसकी तरफ आप टेंडिंग कर रहे हैं, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? c स्क्वायर, मतलब यहाँ पर x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर साइन 1 अपॉन c. इट इज f ऑफ c, बिकॉज f ऑफ c था c स्क्वायर साइन 1 अपॉन c. तो ये हमने प्रूव कर दिया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c नॉट इक्वल टू 0. अब ये जो एट 0 हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसके लिए थोड़ा ये पार्ट हटा देता हूं मैं. अब एट 0 कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम सैंडविच थ्योरम या तो स्क्वीज थ्योरम, दो नाम से जानते हैं हम, उसका यूज करेंगे. ओके, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0. अब यहाँ पर वापस हमने x टेंडिंग टू 0 क्यों लिखा? क्यों 0 माइनस या 0 प्लस नहीं? क्योंकि लेफ्ट से टेंडिंग करेंगे या राइट से टेंडिंग करेंगे, दोनों सिचुएशन में आपका f ऑफ x डिफाइन किया गया है x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, बराबर x नॉट इक्वल टू 0, दैट इज लेफ्ट या तो राइट, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है. तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x. अब इसको फाइंड करने के लिए जो मैंने बताया कि सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन फंक्शन दिया गया है. तो ये जो साइन फंक्शन है इसका रेंज होता है -1 to 1. सो साइन 1 अपॉन एक्स इज बिटवीन -1 and 1. एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स है, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर से, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा. तो अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बराबर, क्योंकि x 0 तो है नहीं, टेंडिंग टू 0 है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, और दोनों केस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 रहेगा. तो माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x square sine 1 upon x is less or equal to limit x tending to 0 x square. ओके, तो ये अभी भी जो आपका ब्रैकेट है वो चल रहा है आगे, बराबर. तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 लेस और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x square sine 1 upon x is less or equal to 0, and it gives limit x tending to 0 x square sin 1 upon x इक्वल टू 0, बराबर. यहाँ पर आपका ब्रैकेट क्लोज हुआ है. तो देखो हमने स्टार्ट किया था लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, और उसका वैल्यू आ चुका है 0. नाउ व्हाट इज f ऑफ 0? तो f ऑफ 0 वो दिया गया है आपको 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. तो पहले हमने प्रूव किया था फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c नॉट इक्वल टू 0,
यहाँ पर मुझे ये जो x लिखा है उसकी जगह पर c लिख देना चाहिए, क्योंकि हम c इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं ना। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c इक्वल टू 0, एंड पहले प्रूव किया c नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों को अगर हम मिला के लिखेंगे, दो केस हैं और दोनों केस में से कंबाइनली लिखते हैं, तो therefore f is continuous function, बराबर। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ f is continuous function, it means it is continuous on domain, that is on complete R. Okay, next one is number 25. Examine the continuity of f where f is defined by, okay, fx equal to sin x minus cos x if x not equal to 0 and -1 if x equal to 0। इसका कंटिन्यूटी हमें चेक करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन ऑन आर है, दैट इज एफ इज फ्रॉम आर टू आर। नाउ सबसे पहले लेट सी बिलोंग्स टू आर बी एनी नंबर। नाउ लिमिट, पहला केस कर देते हैं सी नॉट इक्वल टू 0 और सेकेंड केस करेंगे सी इक्वल टू 0। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। अब सी नॉट इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस कॉस सी। अब एक्स टेंडिंग टू सी, बराबर, आपका एक्स टेंडिंग कर रहा है सी की तरफ एंड सी इज नॉट 0, तो वी यूज एफ एक्स एज अ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और फिर यहाँ पर से हम अगर डायरेक्टली यूज कर लेते हैं साइन सी माइनस कॉस सी। ओके, अब यहाँ पर मैंने है जो डायरेक्टली x की प्लेस पर c यूज कर लिया है, बराबर, x की प्लेस पर हमने c यूज कर लिया। इसका मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट c। साइन जो हमने x की प्लेस पर c यूज कर लिया ना, तो साइन कंटिन्यूअस है एंड कॉस कंटिन्यूअस है, वो डायरेक्टली मान लिया। तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या कुछ ज्यादा मार्क्स में है तो आपको यहाँ पर सी एक्स माइनस सी इक्वल टू एच करके करना चाहिए। तो साइन सी माइनस कॉस सी एंड साइन सी माइनस कॉस सी इज सेम एज एफ ऑफ सी, एंड देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस फॉर सी नॉट इक्वल टू 0। अब एट 0, तो एट 0 मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स। यहाँ पर हम 0 माइनस या 0 प्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस दैट इज एक्स लेस देन 0 या एक्स ग्रेटर देन 0, दोनों में एक ही फॉर्मूला से इसको डिफाइन किया गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसलिए हमने 0 माइनस या 0 प्लस नहीं लिखा है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ से मिल जाएगा हमको साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, सो मिल चुका है हमको -1। एंड एफ ऑफ 0 फंक्शन का वैल्यू एट 0, ये भी आपको दिया गया है -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो हमने प्रूव कर दिया फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू या तो एट सी इक्वल टू 0, at c equal to 0। तो function is continuous for c not equal to 0, function is continuous for c equal to 0, and therefore we can say function is continuous, बराबर।
here f is continuous function, that is it is continuous on complete domain of the function.